कंजुगेट बेस बनाने के लिए देखो, इसे नेक्स्ट वाला पर जो पढ़ा था पेज है, लाए हो पेज? नहीं लाए हो? आयु कॉपी तो लाओ देखो, देखते हैं किधर है। देखो नहीं है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे काम कर लेंगे। 30 तारीख है। हाँ होगा। देखो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनाने के लिए इसमें जो देखे थे ना, ये जो देखे थे उस दिन, इसमें थोड़ा सा का जो ले लो, एसिड है, ये क्या है? हाँ, हम लोग इसका पहले देखेंगे। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का मतलब क्या होती है, इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ये एसिड है, इसके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना। इससे ये वो पहले वाला पेज और लो, कुछ लिखेंगे उसमें, वो पेज लो, थोड़ा सा जानकारी इसको रिपीटेशन देंगे, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। कल पढ़े थे है ना। अम्ल के बारे में बताए थे, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के अनुसार से अम्ल क्या होती है? प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होगा? प्रोटॉन डोनर होती है, H+ देगा। एसिड H+ क्या करेगा? देगा। और बेस क्या करेगा? H+ लेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिड H+ डोनेट करेगा। तो तुमको पहले से ही पता है HCl क्या है? एसिड है। तो HCl एसिड है, तो ये ब्रेक करेगा H+ और Cl- में, ऐसे ब्रेक करेगा। HCl किसमें ब्रेक करेगा? H+ और Cl करेगा ना ब्रेक। तो H+ और Cl- में ब्रेक करेगा, तो एक H+ इसमें से निकल करके इसमें ऐड हो जाएगा। HCl में से एक H+ कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो H+ ये क्या किया? डोनेट किया। ये H+ क्या किया? डोनेट किया। तो H+ Cl- में ब्रेक करेगा, H+ इसको दे देगा। तो ये एसिड इसीलिए हो गया। ये H+ क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ये H+ डोनेट कर दिया ना, इसको दे दिया H2O को, तो इसमें हाइड्रोजन एक जुट गया, तो H3O+ हो गया। H3O क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये एसिड है। तो अब ये एसिड से H+ निकल गया, तो क्या बचा? Cl- बचा। ये संयुग्मी क्षार हो गया, समझ में आ गया ना। एसिड सब क्या बन गया? ये संयुग्मी, क्योंकि ये H+ इसमें हट गया तो Cl- बचा है ना। यहाँ से H+ हट गया तो क्या बचा? Cl- बचा, क्योंकि ये H+ डोनेट कर चुका है, इसके पास तो है नहीं अब, इसीलिए संयुग्मी क्षार एसिड से क्या बन जाता है? कंजुगेट बेस बन जाता है, समझ में आ गया ना। इससे कंजुगेट बेस बन गया। और H2O+ से प्रोटॉन लेता, ई दिया, ई ले लिया है ना। तो ई तो जल तुम लोग किसी कंडीशन में ले सकते हो, बेस फॉर्म में भी जल हो सकती है, एसिड फॉर्म में हो सकती है, और न्यूट्रल हो सकती है। मतलब जल 7 है, थोड़ा सा कम होगा तो एसिड हो जाएगा, और थोड़ा सा अधिक होगा उधर क्या होगा? बेस हो जाएगा। pH स्केल पढ़ाएंगे तब जानना स्पायरन, और pH अभी टॉपिक आया नहीं एक्चुअली में, इम्पोर्टेंट तो pH ही है मैट्रिक लेवल से। तो ये सारा कंडीशन लिया, तो इसको H+ डोनेट, ये H+ इसको दे दे, H3O यहाँ बन गया H3O। तो प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन लेने का मतलब H+ लेता है, प्रोटॉन लेने का मतलब क्या लेता है? H+ लेता है। H+ को प्रोटॉन काहे कहते हो? थोड़ा सा जानकारी ये ले लो। H+ को मैंने प्रोटॉन काहे कहा? देखो H+ है और H है, थोड़ा सा हम लोग अंतर करते हैं। H+ बारे में बात करेंगे, सिर्फ H बारे में पहले बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा? H का बता, परमाणु संख्या कितना होता है? एक होता है परमाणु संख्या। एक क्या है उसका? परमाणु संख्या एक है, एक है ना परमाणु संख्या। अच्छा क्या होगा एक है परमाणु संख्या? उसमें प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? Z/T बराबर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब उसमें पता है न्यूट्रॉन नहीं होती है, होती है ना, न्यूट्रॉन नहीं होती है। तो E बराबर 1, यानी कि Z बराबर T बराबर E बराबर 1, सब क्या होगा? एक होगा। अच्छा तुमको ये समझ में नहीं आएगा, 9th में पढ़े हो। Z/T बराबर E बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब बताओ, एक H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कौन चार्ज डेवलप होगा? प्लस चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया।
लेकिन प्रोटॉन त्याग नहीं किया, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन 0, प्रोटॉन क्या होगा 1 होगा। इसीलिए H प्लस को सिर्फ एक प्रोटॉन ही पुकारते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। H प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, तो इसीलिए यहाँ प्रोटॉन लेता है, मतलब H प्लस देता है, लेता है। तो ये हो गया प्रोटॉन, ये क्षारक है, ये क्षारक क्या करता है बताओ, क्षारक क्या करेगा, ये पढ़ा है ना। बेस क्या करता है, प्रोटॉन लेती है, तो प्रोटॉन ले रहा है, तो ये ले रहेगा तो कंजुगेट बेस बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा ना। क्षारक से उल्टा उल्टा हो जाता है। यहाँ भी देखो NH3 है और यहाँ H2O है, नहीं ऐसा है ना। NH3 क्या किया है, यहाँ से प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इससे ले लिया, H2O है ना यहाँ से, तो H2O यहाँ से है, तो E टूटेगा H प्लस और H माइनस में ब्रेक करेगा, तो एक H प्लस इसको दे देगा, नहीं तो इसको दे देगा, तो NH4 क्या बन गया, यहाँ से प्लस बन गया, NH4 क्या बन गया प्लस, ये एक H प्लस त्याग चुका है, ये अम्ल है, इसे प्रोटॉन मुक्त किया है ना, तो H प्लस मुक्त करके क्या बन गया, ये OH माइनस, तो इसीलिए हो गया कंजुगेट बेस हो गया, क्योंकि यही ना बेस बनाया है ना। OH माइनस H2O से OH माइनस बता एक छोड़ दिया तो ये बन गया, बेस का जन्मदाता यहीं से हुआ, कंजुगेट बेस हो गया ये, है ना। और ये छोड़ा तो ये बेचारा ले लिया, तो प्रोटॉन H प्लस इसका एक ले लिया, तो NH4 प्लस यहाँ बन गया, तो प्रोटॉन लेता है, क्षारक है, तो ये कंजुगेट बेस। इससे उल्टा अपोजिट हम लोग काम करते हैं, ये हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं सब बात। तो आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट बेस पहले पढ़ेंगे, निम्नलिखित एसिड का कंजुगेट बेस बना दें। तो एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मेशन कंजुगेट बेस, तो एसिड का क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, अभी देखा ना उसमें, है ना। तो किसी एसिड का कंजुगेट बेस बनाने के लिए उसमें एक H प्लस हटाया जाता है, रिमूव 1 H प्लस। किसी भी अम्ल का, किसी भी एसिड का क्या बनाना होगा, कंजुगेट बेस बनाना होगा, तो उससे एक H प्लस क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, तो उससे क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। जैसे देख लो मेरे पास H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, इस H2SO4 से पहली रिएक्शन करो, H2SO4 पर अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पता होगा तुमको H2SO4 कौन अम्ल कहते हो, नाम इसका है, लिस्ट मैंने भेजा भी है वैसे ग्रुप में, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, या हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हो, हिंदी में गंधका अम्ल कहा जाता है इसको, है ना, नमक अम्ल का एक्सेल होता है। H2SO4 है, इससे एसिड से क्या बनाना है हमको, कंजुगेट बेस। एक H प्लस क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा एक H प्लस, एक H प्लस वहाँ आ गया, एक H प्लस हट गया, तो HSO4 बच गया ना, HSO4 माइनस का बच गया, चार्ज अलग अलग हो गया ना सबका, ये हो गया कंजुगेट क्या बन गया, और फिर इन दोनों ऐड होगा तो ये बन जाएगा फिर H2SO4, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग कहते हैं इसको। दोनों दिशा में होती है, प्रोडक्ट करेगा प्रतिकारक निर्माण करेगा प्रतिफल का, इसका ये निर्माण करेगा जो पढ़े होती है। अब देखो 2 नंबर में फिर HNO3 एसिड है, इससे एक H प्लस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, H प्लस बन गया, H प्लस हट गया तो NO3 बच गया, तो प्लस NO3 माइनस, यही हो गया कंजुगेट बेस हो गया। 2-3 एग्जाम्पल लेके हमको कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक पे, है ना। फिर देखो तो आसान ही आसान लगता होगा। फिर जैसे HCl एसिड है, इसका बनाना होगा, कौन सी बनाना होगा, कंजुगेट बेस, H प्लस हटा दिया और Cl माइनस भी हट गया, एक H प्लस एसिड से एक H प्लस हटाएगा कंजुगेट बेस बन जाएगा, तो यही मेरा क्या होगा, कंजुगेट बेस। फिर ही दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है ना, सब समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेट किसी बेस का, तो तुमको पता है कंजुगेट एसिड बनाना होगा तो बेस का ही बनेगा, तो किसी इससे ऐड 1 H प्लस, एक H प्लस क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उस एसिड का क्या उस बेस का क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया ना। किसी बेस का कंजुगेट एसिड बनाने के लिए उसमें एक H प्लस जोड़ा जाता है। उल्टा रखो ध्यान में, कंजुगेट एसिड बनाना होगा तो बेसिस बनाना पड़ेगा, और कंजुगेट बेस बनाना पड़ेगा तो एसिड से बना। जैसे 1 नंबर हम लोग लेते हैं, मान लो निम्नलिखित बेस का कंजुगेट एसिड बना दें, देखो उल्टा से लेंगे हम लोग, अभी रिएक्शन क्या होगी,
उल्टा होगी। जैसे अभी पढ़ा था ना रिएक्शन में, बेस तुम्हारे पास OH माइनस है ना बेस, जल का यहाँ पर पढ़ेगा ना। चलो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, OH माइनस है, इसमें H प्लस हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐसे करके। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से जल बन जाएगा। इसे कहेंगे कंजुगेट एसिड कहेंगे। और फिर ये ऐसे होती है, इसको करेगा, फिर ये होगा जल, है ना। के देखो समझ में आ गया ना। फिर O माइनस माइनस से बनाना पड़ेगा, इसका कंजुगेट एसिड बनाना होगा। इसमें एक H प्लस क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो E बन जाएगा, OH क्या बन जाएगा, माइनस। फिर ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो इसे कहेंगे कंजुगेट एसिड कहेंगे। मैट्रिक में नहीं है सब है। फिर NH2 से बनाएंगे हम लोग, इसमें एक H प्लस माइनस होगा तभी होगा, एक माइनस H प्लस क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। प्लस माइनस मतलब अच्छा समझ में आता होगा, जो काहे प्लस देते हैं माइनस देते हैं। तो E बन गया, NH क्या बन जाएगा, NH दोनों जुड़ जाएगा ना। अभी देखा था ना NH3 को ब्रेक किया था, H प्लस NH2 प्लस है, काफी लगता है थोड़ी। तो ये बन गया कंजुगेट एसिड। आशा है कि समझ में आ गया होगा कंजुगेट एसिड, कंजुगेट। उसमें कौन चीज़ लिया है एग्जाम्पल, केमिकल। अच्छा वो तो दूसरा कुछ है। चलो आगे हम लोग प्रस्थान करते हैं। लेविस थ्योरी पर हो, जब पकड़ो इसको, इसका लेविस सिद्धांत। 3 नंबर में 3 प्रकार से डिफिनेशन देते हैं हम लोग सार का। दूगो अभी हुआ, तीसरा ये देखो, लेविस सिद्धांत। ये भी नहीं है मैट्रिक में, यहाँ तक नहीं है, इसमें आएगा यहाँ के बाद। ये पढ़ाएंगे ना, यहाँ के बाद सब आएगा। 2-3 पेज नहीं है। लेविस थ्योरी लेकर आए हो, करिया कलम लाओ। सट गया है। अब जाएगा कोई तब न लेकर आएगा। हैं क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या। लेविस सिद्धांत, लेविस थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमको बताए थे 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर होते हैं बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में भाग लिए वो बॉन्ड पेयर हो गए, और जो बॉन्डिंग पेयर मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो बोलेंगे एक लॉन पेयर है। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा भाग लेने लगा बॉन्डिंग में, नहीं बुझना कि लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भागने जाते 2 लॉन पेयर। एक जोड़ा को एक लॉन पेयर पुकारेंगे, पेयर बोले हैं ना। तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर समझे हो बढ़िया से। तो लेविस सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसमें इसको टिप दो, जिसमें कस्टमर निकला कैसे किताब में रही नहीं पड़ेगा तुमसे, बैठो। पकड़ो पेज पकड़ो, लाइन नहीं है क्या। एक हाथू है। हाँ कोई कहेगा खराब है फेंक दो उसको, नहीं कहेंगे नमरी निकालो ना, फेंक देते हैं, उधर फेंक देंगे, फिर ले आएंगे, फिर फुटता है कोनो है, घर में लगा देंगे। और घर में बढ़िया वाला बोल है, उसको बढ़िया से पैक उक करके बोल दे देंगे, उसी से फिर लगा देंगे। इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एगो पढ़ा हुआ कहानी बिल्ली वाला बंदर वाला, वही था ना। हाँ हाँ पढ़ा होगा ना। अरे नहीं था, 2 बिल्ली था, एगो बंदर था, रोटी ले दोनों भाग रहा, एक रोटी था, नाप के दोनों खाइए, बंदर एक खा गया, नहीं खा गया है। तुम दोनों लड़ते रहो, कहा अब नहीं है, लड़ाई नहीं करेगा आपस में, तो नहीं अब हो गया दोनों बराबर। हाँ हो गए, जाओ जाओ। तो दिखता है बीच में दूसरा को फायदा उठाए। जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेविस सिद्धांत के अनुसार एग्जाम हो जाए बनेगा, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है। अरे ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, क्षमता होती है, हैं। कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्ट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, समझना है ना। हाँ तो उसे हम लोग कहेंगे। ये तो हो गया अम्ल के, ये तो अम्ल के बारे में बताया।
किसके बारे में बताया? लेवी सिद्धांत एक का याद कर लेना, जिसको बोलते हैं रट लेना, यानी कि उसको याद कर, ब्रह्मा की लकीर है, वो एग्जाम आएगा, जनरली पूछा जाता है। तो पूछेगा लेवी थ्योरी के अनुसार एसिड क्या होते हैं, जिसमें पावर होती है एक्सेप्ट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या होती है? क्षमता होती है। अगर आप फिर देखो क्षार क्या होती है लेवी सिद्धांत के अनुसार से, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दान देगा, ये प्रदान करने की क्षमता है ना, क्षमता होती है। समझ में आ गया ना, ये चीज हो गया। हाँ कोई बात नहीं है। अब जैसे तूने NH3 का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, इस प्रकार से NH3 का जब पढ़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में H N फिर H और यहाँ H, क्या यहाँ से लगा था, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया था उसका, याद है ना तुमको ये बात? तो ये बोला है इस सिद्धांत के अनुसार से, तो हमारा सर्च उसमें लेवी थ्योरी कुछ एग्जाम्पल और आएगा, बुक में थोड़ा नहीं बना दिया, हमको पता है बात है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक H+ इसमें क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जिसमें हाँ जिसमें लेविस थ्योरी, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने क्या होगा, क्षमता होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा। तो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हो है ना, यहाँ पर है, देखो लास्ट थ्योरी है हम लोग के यहाँ इस बारे में, लेविस एसिड है, लेविस बेस है। नहीं होगा तो इसी काम करेंगे, सोचते हैं यही एग्जाम्पल है क्या? अच्छा ये दूसरा है, देखो इसी से काम करते हैं। H+ an acid is an electron pair acceptor and base is an electron pair donor, a dative with covalent bond is formed। ठीक है, जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो एसिड होते हैं, और जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है ये क्या होती है, बेस होती है। H+ का मतलब बताओ क्या होती है? H+ का मतलब वो जिसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तुमको पता है कि हाइड्रोजन बनना चाहे किसकी तरह बनना चाहेगा, है ना, बनना चाहेगा। तो चूंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, अब दोनों के बीच में बन जाएगा। एक वो बॉन्ड पढ़ा था, एक ही इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब एटम बॉन्डिंग में जब भी देगा एक तरह देगा, और दूसरा एटम उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। कौन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उसको, ध्यान तो हमको हुई नहीं है, कौन बॉन्ड पढ़े थे, इस प्रकार हम लोग कुछ पढ़े थे। इस बॉन्डिंग में क्या होती है, हाइड्रोजन N और यहाँ से फिर H, और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ये इस दोनों बीच में बॉन्ड बनेगा, तो सिर्फ बॉन्डिंग में ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, दे देगा, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H+ ले लेगा। तो हम लोग तीर से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तीर से दिखाते हैं। इसके पास 2 हो गया ना, 2 हो गया ना, तो वो हो जाएगा लेविस एसिड। तब ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया ना। अब समझा, ये तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन था ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था नहीं, तुमको समझ में आएगा, मत दिमाग मत लगाना, इस पेज के बाद समझ में आएगा नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, इस लोग को पता चलता होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो चला गया हाइड्रोजन के H+ के पास, 2 हो गया, हीलियम की तरह हो गया वह। तो चूँकि जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या क्षमता होती है, लॉन पेयर ने कौन ग्रहण किया, H+, इसीलिए ये क्या हो गया, लेविस एसिड हो गया। अब प्रदान कौन किया, ये वाला पूरा आइटम, तो ये क्या हो गई, लेविस बेस हो गए, लेविस क्या हो गए, बेस हो गए। आशा है कि समझ में आ गया होगा टॉपिक। और भी तू एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ से, कृपा गूगल का। जैसे यहाँ देखो, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसके पास लेविस एसिड ये बोला है काहे है कि H1+ है ना इसके पास, तो H, चलो ठीक है समझ में आ गया। एक
नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। यहीं से थोड़ा हमारा 10वां स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद से ही पेज लाओ अगला। तो फिर छोटे धीरे धीरे बबल धीरे धीरे कदमों कदमों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल बबल कुमार चलो कोई बात नहीं है, हटाओ इसको। याद बढ़ाइए। हाँ आगे देखो, हम लोग आगे काम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अम्लों का वर्गीकरण। नहीं, यहाँ से पूरा आ जाएगा। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं है 10th में, उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड क्लासिफिकेशन सारा चीज़ है जानकारी के लिए। नहीं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स समझ में आ गया ना। एसिड अम्लों का वर्गीकरण, उन लोग को बोला था ऑफर के बारे में, बोले तो क्या कहा? सब आएगा। अच्छा शाम में आएगा वर्गीकरण। पहले बात करें। हाँ, और फाट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण 4 आधार पर हम लोग करेंगे, समझ में आ गया ना। 1-2 आधार अपने कितने आधार पर करेंगे? 4 आधार पर करेंगे, समझ में आ गया ना। पहला है कैसे वर्गीकरण क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। ये जरूर याद रखना कोई भी एग्जाम देने से पहले कि अम्ल का पहले क्या डिफिनेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब पुरानी विचारधारा के आधार पर, आधुनिक विचारधारा का आधार, मॉडर्न विचारधारा के आधार से। 3 गो सिद्धांत हम लोग पढ़े। पहला क्या पढ़े थे, उसके बाद पढ़े, उसके बाद पढ़े ना। तो किसके अनुसार से अम्ल की परिभाषा किया है? अलेक्जेंडर का मौसा है। ये काफ़ी अगर क्वेश्चन एग्जाम में कंजुगेट एसिड बनाने के लिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, आती है यहाँ से भी, लेकिन जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इंटर लेवल एग्जाम में, वो स्पेशल एग्जाम में कुछ होगा साइंस का, तो वहाँ पर आएगी 1 डे एग्जामिनेशन में, समझ में आ गया ना। और यहाँ से तो पढ़ेंगे अभी टॉपिक, इसमें भी क्वेश्चन आती है लेकिन उसमें आती है जानकारी के लिए है। ये जानकारी होगा तब है, अगर टॉपिक अच्छा है तो समझ पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। देखो इसमें पहला टॉपिक हम लोग क्या कवर करेंगे, इस आधार पर हम लोग को 3 भागों में बांटा गया है। इस आधार पर विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, समझ गया ना। 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया। पहला है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड एक भाषणिक अम्ल। फेयर सब चल रहा है। एक भाषणिक अम्ल। दूसरा है डायबेसिक एसिड। द्विभाषणिक अम्ल। तीसरा है डायबेसिक, टी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, नहीं बेसिक एसिड। अब पता चल जाएगा राइटिंग। त्रिभाषणिक अम्ल इधर छोड़ दिए। ये जो अम्ल का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, 3 आधार पर, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक। वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगा, वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक भाषणिक अम्ल कहेंगे।
जिसमें 2 होगा तो क्या बोलेंगे, द्विभाषिक। और इसमें 3 होगा तो क्या बोलेंगे, त्रिभाषिक होंगे। जैसे देखो HCl से क्या हाइड्रोजन परमाणु अलग हो सकता है तोड़ने पर, एक वो हाइड्रोजन परमाणु होगा तो एक भाषणिक हुआ। और HNO3 बात करो एक होगा, HBr बात करो एक होगा, ETC और भी है। अब यहाँ बात करेंगे तो हम लोग इसमें क्या होगा, द्विभाषिक में 2 हाइड्रोजन परमाणु से क्या होगा, विस्थापित होगा। जैसे H2SO4 बात करेंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, H2SO3 पे बात करेंगे नहीं। हाँ एग्जाम में ई ने पूछेगा, यही पूछेगा एग्जाम में, H3PO4 से क्या को हाइड्रोजन परमाणु हट रही है, तो यहाँ से 2 एक ही हटती है, यहाँ से कितना हटेगी। 2। और इसका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर जब 2 को हटेगा तो कैसे बनेगा, देखो इसका बनेगा ना H3PO4। H3PO4 में दोनों गुण है, ये ट्राइबेसिक एसिड भी है और डाइबेसिक एसिड भी है। जब H3PO4 डाइबेसिक एसिड होती है तो उसका स्ट्रक्चर ये होती है, उस कंडीशन में देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से, फिर ये कनेक्ट होगा फास्फोरस से, फिर ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, फिर हाइड्रोजन से, और यह हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। और बॉन्डिंग में सिर्फ देगा यहाँ पर कौन देगा, फास्फोरस देगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से जाएगा, इस प्रकार होती है फास्फोरस 4 को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 1 2 3 1 2 3 4, ये कैसे होगा। तो मान लो तो एक बार स्ट्रक्चर देखो तो, एक बार स्ट्रक्चर देखो तो, स्ट्रक्चर ऑफ और कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा, यहाँ पर H3PO3 हो जाएगा, ठीक है ना। ना कह रहा है तो ये समझ में आ गया ना। H3PO इज डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग है। और यहाँ भी ऑप्शन उस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यस जो भी हो। चलो आगे बढ़ो। अब देखो एक क्वेश्चन टाइम ले लिया, सही हो गया ना। नोट सुधार करेंगे तो थोड़ा तुरंत थोड़े कर देते हैं, 5 गो सब देख लेंगे तभी न करेंगे, क्योंकि एक बार मान लो गलती सब सही कर दे सपोज जाए तो फिर तो बात गलती ना पढ़ाएंगे तब ऐसे हैं। कहीं जल्दी मिलना भी मुश्किल है, खोजना। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में क्या देखेंगे, अच्छा इसमें ट्राई बेसिक में देखेंगे। पकड़ो पेज पकड़ो, बस हो गया, आप कहीं दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी आगे भाग हो गए। फिर ट्राई बेसिक में एसिड में क्या हुआ, इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होगा। हाँ, तो इसमें कौन कौन विस्थापन होती है, ये होगा विस्थापन और ये होगा विस्थापन। जो कैसे कनेक्ट है, डायरेक्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वो विस्थापन उसका होगा। ये नहीं कि इसका विस्थापन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्ट डायरेक्ट ये नहीं है। तो 2 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए डायबेसिक हो गए। तो वह एसिड जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक कहेंगे। और इसमें एग्जाम्पल है H3PO4 है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो इसे बनेगा, हाइड्रोजन कनेक्ट होगा ऑक्सीजन से, फिर ये कनेक्ट होगा फास्फोरस से, फिर ऑक्सीजन से, फिर ये हाइड्रोजन से, और फिर यहाँ ये ऑक्सीजन से, और फिर इससे कनेक्ट है हाइड्रोजन, और फिर ये डायरेक्ट ऑक्सीजन इससे कनेक्ट है। तो समझ गए स्ट्रक्चर, इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर 1 2 3 को क्या करेगा, हटेगा, तो ये ट्राइबेसिक हो गई। अब चलो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यहाँ से 10 जानकारी लेना शुरू कर दो। अब ऑन द बेसिस ऑफ presence of oxygen, SENC, presence of oxygen के उपस्थिति के आधार पर तो इस आधार पर हम लोग 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, एसिड का क्लासिफिकेशन। पहला इसमें है, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रा एसिड, कौन एसिड, हाइड्रा एसिड, और दूसरा यहाँ हो गया ऑक्सी एसिड, AC लिखा हुआ है ID। तो हाइड्रा एसिड क्या होती है, वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रा एसिड है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रा एसिड कहेंगे। जैसे HCl में देखो, यहाँ ऑक्सीजन है, सिर्फ क्या है इसमें हाइड्रोजन है, इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रा एसिड कहेंगे। HBr में देखो, HI में देखो ETC, तो ये सब कौन एसिड हो गए, हाइड्रा एसिड। ऑक्सीजन उल्टा, इसमें सिर्फ क्या होगा, ऑक्सीजन। वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होता है, इसमें दोनों रहेगा ऑक्सी एसिड्स में,
तो एग्जाम में पूछेगा, ऑप्शन कहेगा हाइड्रा एसिड कौन है, तो हाइड्रा एसिड में सिर्फ रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा। जी सर। उसे हाइड्रा एसिड कहने एग्जाम्पल दे दिया। ऑक्सी एसिड में वो एसिड में हाइड्रोजन के साथ साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन भी रहते हैं, जैसे कि H2SO4। अरे एसिड है तो H तो रहबे करेगा ना, H नहीं रहेगा तो फिर अम्ल कैसे होगा वो। अपवाद कुछ है, मतलब जनरल सब में दो अपवाद देखे थे हम लोग, ये तो सब में होती है। H2SO4 देखो ये ऑक्सी एसिड से, ऑक्सीजन बीच में क्या है, हाइड्रोजन भी है, HNO3 है, HNO3 ETC। पेज लो अगला। हाँ, यहाँ से 100% 10th का स्टार्ट हो गया, और यहाँ से फिर कहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग 10th का, नहीं क्षार की शक्ति कुछ है नहीं है। हाँ, तभी हम लगा दिया पीएच पूरा पढ़ना है। लगा दिया। हाँ तो इसमें पेज लगा देते हैं। हाँ लगा दो, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ, फिर तीसरा क्लासीफाई किया गया है एसिड को, ये पूरा पढ़ना है क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, कार्बन के उपस्थिति के आधार पर, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं एसिड। इस बेसिस पर दो प्रकार से बांटे गए हैं अम्ल को। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, 10वां में है पढ़ने के लिए। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, एग्जाम आता है शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए क्वेश्चन। और इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, पीएच स्केल से है। एग्जाम आता है तो भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता है तो भी, लाइफ में होल लाइफ कम देगा। ऐसे एग्जाम में भी आता है, कैसा नहीं आता है। हाँ आता है ना। ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है समझना है ना। कार्बनिक अम्ल क्या होती है, वह एसिड जिसमें कार्बन होता है उसे क्या कहेंगे, हाँ तो डिफिनेशन देखो, जिसमें कार्बन होता है, जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, सी होगा, जिसमें कार्बन मतलब सिंबल क्या होती है, सी, उसे हम लोग कहेंगे कौन एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। पर तर्क रखो ना, पेज भागता है का है। जैसे हम लोग बात करेंगे, देखो HCOOH, याद कर लेना, रट लेना, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो समझने वाला बात नहीं इसमें है, होता है सीधा नाम है। HCOOH का नाम क्या है, नहीं रटने वाला। पूछेगा एग्जाम में कि फॉर्मिक एसिड के नाम क्या होता है, टप से बोलना है HCOOH, समझना है ना। फिर देखो CH3COOH, ये भी रट लेना, CH3COOH। और ये है एसिटिक एसिड, ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है, समझ में आ गया था। फिर देखो इनऑर्गेनिक, वह है जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं होगा, वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे HCl में है कार्बन नहीं है, H2SO4 में कार्बन नहीं, और HNO3, ये सब में कार्बन नहीं है, इसीलिए क्या होंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। फिर अगला क्लासिफिकेशन डी नंबर में, मैट्रिक में थोड़े क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है। हेडिंग लिखो कार्बनिक अम्ल क्या होगा, बढ़ो, फिर कार्बनिक लिखो, फिर स्ट्रॉन्ग अम्ल लिखो, ऐसे पढ़ाया जाता है। यहाँ तो सिस्टमेटिक रूप से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं बेसिस के आधार पर। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन में खरीद लिया है, कब खरीदेगा क्वेश्चन में, बुक वर्ल्डो में नहीं था, छुर भी तो नहीं लाया। 10वां का हिंदी मीडियम का ही ले लो, नहीं है तो अम्लों के हिंदी मीडियम है, उसी से तैयारी करो। शक्ति के आधार पर वह सब की तैयारी कर सकता है। अरे वो ऐप में नहीं देखा, इनसाटी बुक ऐप जो है उसमें नहीं देखा, उसमें तो रहता है क्वेश्चन में। देखो तो एक बार देख लेना, क्लास बाद देख लेना एक बार, हम भी चेक करेंगे एक बार, उसमें रहना चाहिए, इसमें तो होता है शायद क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अम्लों के शक्ति के आधार पर, इस आधार पर हम लोग को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया, इस आधार पर।
एक सबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल पढ़ा होगा, खूब प्रचलित है 10वां में, नहीं है ये बात तो कोई तुमसे पूछे सबल अम्ल बोलो, सबल अम्ल क्या होती है, भूल गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड सबल अम्ल, सबल अम्ल वे एसिड जो जल में पूर्णतः आयनाइजेशन हो जाएगा, जल में पूर्णतः क्या होगा, घुल जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सबल अम्ल कहेंगे। जो जल में पूर्णतः आयन में टूट जाएगा, जो जल में वाटर में पूर्णतः 100% आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जल में पूर्णतः क्या होगा, आयनीकृत होगा। उसके बाद है वीक एसिड, वीक एसिड्स निर्बल अम्ल, ऑब्जेक्टिव बात है दोस्तों में आता है ना, हाँ पूछेगा सबल अम्ल, एग्जाम्पल याद रखना, H2SCl ये सब सबल अम्ल है, और जल में ये पूर्णतः निर्बल अम्ल है, तो जल में पूरा पूरी क्या होगा, ये एसिड जल में अंशतः आयनीकृत होते हैं, 100% नहीं होगा, अंशतः आयनीकृत होते हैं। कौन चीज़ में, जल में वह एसिड जो जल में अंशतः आयनीकृत होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, वीक एसिड। जैसे जो भी कार्बनिक एसिड है ना वो सब वीक एसिड होता है, जैसे HCOOH, CH3 COOH ETC, ये हो गया। कितना टाइम हुआ है, हो गया है क्या टाइम, हाँ पेज लगा वाला 10वां का नहीं हमें कुछ भी इधर कोई दिक्कत, थोड़ा सा मिला शुरू में, फिर बीच में नहीं मिला, फिर लास्ट में मिला। पीएच फिर कल देखना डिटेल में, पीएच जब पढ़ाएंगे ना, ये पीएच पढ़ाएंगे तो ये तो पूरा पढ़ना है अच्छा से। लाओ ना जल्दी से पेज लाओ ना, कितना टाइम हुआ है, हाँ अभी तो पढ़ाएंगे। क्या करोगे, पकड़ा कर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, अम्लों की शक्ति, कंपटीशन में से क्वेश्चन आता है, अम्लों की शक्ति, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, समझ में आ गया ना। अम्लों की शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। बात नंबर 1, किसी अम्ल को जल में घोलने पर वह H+ आयन देता है, पता होगा, और क्षार OH- आयन देता है, पता होगा। जो अम्ल जितना H+ आयन देता है उसकी अम्लीय शक्ति उतनी क्या होगी, अधिक होगी, ये बात हो गई। ये तो पहला फैक्ट देखा। दूसरा क्या है, अम्लों की शक्ति उसके डाइल्यूशन तनुता पर भी निर्भर करता है। अम्ल को जितना अधिक तनु किया जाता है उसकी अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होती है। तनु मतलब होते हैं थोड़ा सा, अम्ल की शक्ति उसके डाइल्यूशन पर भी निर्भर करता है। मैंने 2 चीज़ बताया था कि तनु क्या होती है और कंसंट्रेशन क्या होती है, और उसके पावर निर्भर करेगा, किस पर करेगा निर्भर, डाइल्यूशन पर भी करेगा, कितना वो डाइल्यूट होता है वाटर में, समझ आएगा ना। और अम्ल को जितना अधिक तनु किया जाता है उसकी अम्लीय शक्ति उतनी अधिक होती है, ये सब ठीक है। और अनंत तनुता पर अम्लों की शक्ति क्या होगी, अधिकतम होगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा अम्ल में बहुत सारा क्या करेंगे हम लोग, वाटर मिला देंगे, तो उस कंडीशन में तो पूरा घुल जाएगा ना, वो नहीं घुल जाएगा, तो उस कंडीशन में उसका पूरा 100% अम्लों की शक्ति अधिकतम हो जाती है, तो 100% पानी में वो क्या होगा, घुल जाएगा। मान लो सपोज दैट जैसे चीनी लिया है 1 kg है ना, और उसमें पानी मिला रहे हो 1 गिलास, क्या पूरा वो घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, नहीं घुलेगा। हाँ ऐसा कर सकते हो, 1 किलो पानी में मिला पाव भर चीनी तो पूरा घुल जाएगा। इसका मतलब वही है, इसका मतलब अनंत अनुता, जितना पानी उतना डाइल्यूट कर दो, उसको घुला दो पानी में, तो अनंत अनुता पर अम्लों की शक्ति क्या, तो पानी दे देगा खूब अधिक, अम्ल रहेगा कम, तो जितना ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव आयन में सब फूट जाएगा अपना,
तो टूट फूट जाएगा। तो अभी जैसे बताया है कि जितना जल में घुलने पर H प्लस आयन देगा उसकी शक्ति उतनी अधिक होगी। अनंत अनंत का मतलब वही होगा, जितना जल में पानी देगा तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका शक्ति इस समय अब क्या अधिकतम से शक्ति नहीं हो सकती है, सीधी शक्ति नहीं। उसके बाद अम्ल की शक्ति उसके आयनन स्थिरांक के पर भी निर्भर करती है। नहीं, जिस अम्ल का के अधिक होती है उसकी अम्ल की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। के क्या होती है देखो बताते हैं। जैसे HCl एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, HCl क्या एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। एक पास पानी में इसको देंगे तो पानी में ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, पानी में ब्रेक कर जाएगा ना H प्लस Cl माइनस में, तो पानी में ये ब्रेक कर गया H प्लस और Cl माइनस में, नहीं पूर्णतः आयनीकृत डिसोसिएट कर दो इसको। इसका जब के निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका के निकालेंगे तो H प्लस का निकालो, ब्लड कंसंट्रेशन पढ़े हो पहले तो इस प्रकार से, फिर इसका निकालो Cl माइनस का पढ़ो, ऐसे पीछा किया था याद है, सदियों पहले किया था इसी चक्कर में, नहीं किए थे क्या। सक्रिय मात्रा एक्टिव मास लेना पड़ेगा H का, फिर एक्टिव मास किसका लो Cl का, और फिर किसका ले लो बटे भाग दे दो HCl से, यही क्या होती है, यही के होती है, हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से Ka क्या होती है, K गुना क्या होगा HCl की सक्रिय मात्रा, अब बराबर H प्लस और Cl माइनस, यही होती है Ka। इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल का आयनन स्थिरांक, इसको Ka कहते हैं। ये K बराबर हो गया H प्लस और Cl माइनस, इसको कह दो जहाँ Ka बराबर आयनन स्थिरांक। हम लोग इस तरह के बारे में जान चुके हैं पहले ही, कैसे कैसे लिखा जाता है, नहीं जाने हैं। हाँ, तो इसीलिए फिर से नहीं बताएंगे। 2000 ईस्वी में अम्ल का आयनन स्थिरांक ये चीज़ हो गया। तो जिसका K जितना अधिक होगा तो K कितना अधिक होगा, H प्लस जितना अधिक Cl माइनस उस प्रकार K अधिक होगा, तो उसका शक्ति उतनी क्या होगी, अम्ल की शक्ति उतनी अधिक होती है। यार जो बताएंगे ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में, यदि क्वेश्चन उसको लेना होगा तो यहाँ से लेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, देखो एक्चुअली कंपटीशन को जो पढ़ाया जाता है ना, जो तुम लोग पढ़ रहे हो उससे बहुत हट करके पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, पता होगा नहीं। उसमें एसिड बेस का काफ़ी देखेगा तो मेरा नोट्स देख सकते हो, क्या क्या ये सब कुछ भी लैंग्वेज इसमें नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लैंग्वेज में कितना है वहाँ पे एसिड, अम्लों की आपेक्षिक शक्ति, अम्लों की समझ में आ रहा है कुछ हो नहीं, क्या सो सूख जाओ, बिछौना लगा हुआ है। अम्लों की आपेक्षिक शक्ति, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, देखो क्या होती है। नहीं कहते हो एक आदमी खूब ताकतवर एक आदमी कमजोर है, किसी से दूसरा से तुलना किए हो ना, ये दो कलम है ये कलम है, नहीं तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा ताकतवर है तो मतलब इससे तुलना किए हो, ये बोलेंगे कमजोर है इससे तुलना किए हो। उसी प्रकार से अम्लों की आपेक्षिक शक्ति, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का मतलब क्या होती है, एक अम्ल की शक्ति का तुलना करो दूसरे अम्ल से, करना ही अम्लों की आपेक्षिक शक्ति कहलाती है। समझ ना, एक अम्ल से तुलना करो दूसरे की शक्ति, तो उसी को बोलेंगे तुलना किया हो ना, आपेक्षिक शक्ति बोलेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स हम लोग को कहते हैं। तो अब कैसे बताएंगे कि किस अम्ल की शक्ति अधिक है, किस अम्ल की शक्ति कम है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, इससे जनरली पूछा जाता है एग्जाम में कि तुमको 5 6 एसिड का नाम दे देगा, आप पूछेगा बताइए किसमें से कौन ज़्यादा ताकतवर एसिड है, कौन एसिड इसमें ज़्यादा क्या है ताकतवर एसिड है। तो एक चार्ट भी हम भेजे थे बहुत समय पहले, लगभग आज से हज़ारों वर्ष पहले भेजे थे। हाँ 2000 ईस्वी में भेजे थे, ये लिख लो इसको HF HCl HCl। अच्छा ये बात वहाँ लिखा भी है, ये बात इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक अम्ल की बढ़ते करें। अच्छा ठीक है, हमको लगा नहीं है। हाइड्रा एसिड्स की अम्ल की शक्ति उसके हैलोजन के आकार पर निर्भर करती है। अब देखो, अब तुमको पता है कि हाइड्रा एसिड क्या होगा, जिसमें सिर्फ क्या होगा ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रा एसिड की अम्ल की शक्ति, जो भी हाइड्रा एसिड है उसका हैलोजन के आकार पर निर्भर करती है। हैलोजन मतलब बोलते हो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, आवर्त सारणी पढ़े हो, हैलोजन ग्रुप उसमें कौन आती है, हैलोजन ग्रुप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल X से, उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरन 4 एलिमेंट है।
तो जिसका जितना रहेगा परमाणु संख्या अधिक उसका आकार उतना अधिक होगा। तो वही कहा है कि हाइड्रा एसिड की अम्लीय शक्ति, कौन एसिड का, हाइड्रा एसिड की अम्लीय शक्ति उसके हेलोजन के आकार पर निर्भर करती है। जिस हेलोजन का आकार बड़ा होती है उसकी अम्लीय शक्ति क्या होगी, अधिक होगी, सही ना। तो चलो पैराग्राफ को पकड़ करके, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, HBr और HI, का मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड HI है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें क्लोरीन का परमाणु संख्या बोलो, इसका बोलो, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है। हेलोजन का आकार सबसे अधिक किसका बड़ा होगा, आयोडीन का, हाइड्रोजन का सब में सेम होगा, इसीलिए कि जिसका जितना अधिक होगा उसका शक्ति क्या होगा, उतना अधिक होगा। समझ में आ गया ना। अब बोलो इसमें सबसे अधिक किसका, आयोडीन का, इसका शक्ति क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बाद कौन होगा, लेकिन इसके बाद SBr, लेकिन SBr के दोनों से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा ये। तो इस प्रकार से हम लोग कह देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में, अम्लीय शक्ति समझ में आशा है कि आ गया होगा, बढ़ते क्रम में। और इस पर 10 गो मारो स्टार, एगो दूगो ने 10 गो स्टार, टिटियाएँ भी लिखो, वो चला गया आजकल मार्केट में कम बिकता है, मार्केट में बिकबिल करता है। अरे जो बिकेगा वहीं बेचेंगे, आजकल टिटिया का प्रचलन है ज़्यादा, हम लोग इसी को लेके चलते हैं। नया अभी लॉन्च किए हैं इसको, नया ज़्यादा नहीं चलता, समझना है ना। तो अम्लीय शक्ति बढ़ते कर, आप बताओ आज पर कभी भी कोई एग्जाम में ये चारों दे देगा, कहेगा बताओ सबका अधिक शक्ति किसका है, तो क्या मारेगा, HI को लगाएगा, समझना है ना। हाँ, उसके बाद देखो यदि ऑक्सी एसिड्स अब हेलोजन परिवार का होता है, B नंबर में देखो ऑक्सी एसिड्स हेलोजन परिवार का होता है। ऑक्सी एसिड्स मतलब इसमें क्या रहेगा, ऑक्सी एसिड्स हेलोजन परिवार का होता है, यानी कि ऑक्सी एसिड्स में भी हेलोजन रहेगा, वो तो रहेगा ही हेलोजन, इसमें क्लोरीन आयोडीन उसमें रहेगा ही। तो और सभी एसिड्स में एक ही प्रकार के हेलोजन होते हैं। ऑक्सी एसिड्स किस परिवार का होगा, हेलोजन परिवार का होता है, और सभी एसिड्स में एक ही प्रकार के हेलोजन होते हैं, मतलब सब में एक ही प्रकार का हेलोजन होगा, हाइड्रोजन इसमें मतलब होगी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, समझ में आ गया ना। यदि सब में एक ही प्रकार का क्या रहेगा और सभी एसिड्स एक ही प्रकार के हेलोजन होते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन नहीं आएगा, ब्रोमीन है सब में क्या आएगा, क्लोरीन है सब में क्या आएगा, आयोडीन आएगा, यानी कि सब में एक ही आएगा हेलोजन एसिड्स। उस कंडीशन में अम्ल की शक्ति उसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में निर्भर करती है। ऐसा रहेगा ना, उसमें बोलेंगे किसका ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी अधिक हो उस पर करेगा निर्भर। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगी उसमें अम्लीय शक्ति क्या होगी, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो जैसे HOCl है, उसके बाद HClO2 है, उसके बाद HClO3 है, उसके बाद HClO4 है। आप कहेगा तो इसमें कौन अधिक पावरफुल है, देखो इसमें ऑक्सी एसिड्स है, इसमें ऑक्सीजन तो है ही, साथ में क्या है, हाइड्रोजन भी है। इसमें देखो एक ही प्रकार का हेलोजन ग्रुप उपस्थित सब में है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। तब कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या में निर्भर करेगा। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु एगो है, यहाँ क्या गो है, यहाँ क्या गो है, यहाँ क्या गो है, जिसमें जितना अधिक उतना क्या होगा, ताकतवर होगा। समझ में आ गया होगा सही भी टॉपिक। तो धीरे धीरे अम्लीय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका कम, इससे अधिक किसका, इससे अधिक किसका, सबसे अधिक इसका। तो अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में, अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में, ये भी याद रखना ध्यान में। समझ में आ गया ना। अब देखो यदि ऑक्सी एसिड्स ऑक्सीजन परिवार का होता है, ऑक्सी एसिड्स किसका होगा, ऑक्सीजन परिवार का होता है, यानी कि उसमें हेलोजन नहीं रहेगा। ऑक्सी एसिड्स का मतलब यह होती है इसमें ऑक्सीजन भी रहेगा और क्या रहेगा, हमने कि ऑक्सीजन भी रहेगा और क्या रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि उसमें हेलोजन रहेगा। ऑक्सी एसिड्स के परिवार में हेलोजन भी होगा, ऑक्सी एसिड्स के परिवार में कौन होगा, हेलोजन होगा, यानी कि ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और
हाइड्रोजन में से रहेगा, लेकिन सब में एक ही प्रकार के हाइड्रोजन होंगे। तो उस कंडीशन में जिसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अधिक होती है उसका स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीसरा केस में क्या पढ़े, ऑक्सी एसिड ऑक्सीजन परिवार का ही होता है, यानी कि ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर नहीं होगा। उस कंडीशन में किसका स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा, और उसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, समान होगी। ऑक्सी एसिड्स ऑक्सीजन परिवार की होती है और उसमें सब में ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो किसका अधिक शक्ति होगा, जिसका सेंट्रल एटम बड़ा होता है उसका शक्ति अधिक होगा। जिसका सेंट्रल एटम क्या होगा, बड़ा। सेंट्रल एटम बचबे करते बीच में होगा, और तरह तरह से अलग एलिमेंट रहेगा, उसका शक्ति अधिक होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे H2SO4 में, इसमें कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ग्रुप कोई कोई भी ग्रुप उपस्थित नहीं है। यहाँ पर H2SO4 है, यानी कि ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, सल्फर है, तो हाइड्रोजन ग्रुप आती नहीं है। और फिर यहाँ से अरे कौन ठीक से पकड़, तू कैसे रखते हो पेज में H2SO4, फिर H2SeO4, Se भी एक एलिमेंट है, आवर्त सारणी में देखा होगा। तो अब इसका सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 4 गो है। सेंट्रल एटम किसका बड़ा है, Fe का, इसीलिए सेंट्रल एटम बड़ा है, तो इसीलिए ज़्यादा ताकतवर होगा। अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में, अम्लीय शक्ति समझ में आ गया होगा सर, अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम। हाँ, और दोनों अलग पढ़ने का मन नहीं है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते क्रम में बंद ही, वैसे भी कल बंद हुई। अम्लीय शक्ति किस क्रम में होगा, आराम करो जा करके, अम्लीय शक्ति बढ़ते क्रम में। और कल देखेंगे कि क्षार की शक्ति कैसे पता करेंगे कि क्षार का शक्ति क्या है, कितना अधिक बड़ा है। चलो।